हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। भाई कल हमने जो सेशन लिया था उसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक्स जाना था। बहुत बच्चों ने ये भी बोला कि सर ये बेसिक्स कहाँ है, इसमें तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अरे भाई फिजिकल केमिस्ट्री है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब मैंने बेसिक्स बोला तो मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको मैं ABCD सिखाऊंगा या फिर मैं आपको 1+1=2 सिखाऊंगा। मुझे मूल कॉन्सेप्ट का आपको बेसिक सिखाना था। मोल कॉन्सेप्ट से हम दूसरे, देखिए ये तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी में कह दिया था कि कैसे करेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट से, हम कनेक्शन कैसे डेवलप करेंगे। भाई 1-2 घंटे के सेशन में मैं आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता हूं, उसके लिए अपन को 10 घंटे चाहिए। लेकिन आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट तो जगा देते हैं कि आपको कनेक्शन कैसे करना है, मोल कॉन्सेप्ट कैसे आपका रिडॉक्स से कनेक्टेड है, कैसा वो थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्टेड है, कैसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको बाकी चैप्टर्स में हेल्प करता है। इसी तरीके से आज मैं आपको क्या करता हूं, आज थोड़ा सिंपल अप्रोच रखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे देखेंगे, देखिए पढ़ना बहुत सारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है आज मैं आपको थोड़ा सा उसमें भी हेल्प कर दूंगा, लेकिन आपको बेसिक अप्रोच कैसे लगानी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आती है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप पीरियोडिक टेबल याद कर दीजिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल का एक सेशन चाहिए कि सर कैसे याद करनी है, तो मैं वो भी लेके आ जाऊंगा। आज हम पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एस और पी ब्लॉक को देखेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो देखिए कैसे हम आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए ये जब छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे डाउट्स जो क्रिपल इन होते हैं आपकी तरफ से, और जो मेंटरशिप का जो एब्सेंस आपको महसूस होता है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे हम ग्रेटर नोएडा में एक रेजिडेंशियल कैंपस चलाते हैं। आप साइटन डॉट इन में जाएंगे तो देखिए आप ऑफलाइन कोचिंग में सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक पेज आपके सामने आएगा और आपको यहाँ पे नजर आएगा सिलेक्शन बूट कैंप। देखिए वैसे तो हम लोग पूरा साल भर का रेगुलर कोर्स चलाते हैं, बट वो सारे के सारे फुल हो चुके हैं। अब देर आर नो मोर सीट्स अवेलेबल। बट कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने, ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं पढ़े रहोगे, बट जो बच्चे अभी भी मतलब तलाश में हैं कि हमें लास्ट एक बार जंप लेना है, हमें बहुत अच्छे से फाइनल सिलेक्शन की तैयारी करनी है, कि हमें लास्ट में पूरा दम लगाना है, लेकिन हमें खुद प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको खुद में थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी महसूस होती है तो आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन बूट कैंप वाला जो आपका बैच है, आप इसको अभी से रजिस्टर कर सकते हैं, फिर ये वाली सिचुएशन ना आए कि फिर से सीट्स फुल हो जाए। क्योंकि बिकॉज वी आर, अब जो करंट बैचेस हैं, जो फुल लेंथ के आपके बैचेस हैं, वी आर टेकिंग नो मोर एडमिशंस इन देम। अब हम सिर्फ आपको सिलेक्शन बूट कैंप में एडमिशंस लेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको क्या मिलता है भाई कोर्स में, सब कुछ आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि सबसे बड़ा फीचर है कि मोबाइल फ्री जोन, जो डिस्ट्रैक्शंस आपके होते हैं रेगुलर, उसका मोबाइल फ्री जोन है। सारे जो आप टीचर्स इस चैनल पे देखते हैं वो आपको ऑफलाइन में ही पढ़ाते हैं। बहुत बड़ा सा अपना लस्ट्रस 3 एकड़ का कैंपस और 1:2 मेंटरशिप जो है आपकी, 1:1 वाली मेंटरशिप गाइडेंस सब कुछ है। आपकी AC आपको हर समय मिलती है। तो रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में आपको और जानना है तो आप वीडियो में भी चेक कर सकते हैं, और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके सामने कांटेक्ट नंबर्स हैं, आप इसमें सपोर्ट में ईमेल में कर सकते हैं और आप नंबर में भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही रेजिडेंशियल की बात, अगर जिन बच्चों को आना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आज इस सेशन से कुछ सीख के नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे सीखने के लिए अगर आपको स्टार्ट करना चाहिए तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि पहला स्टेप होना चाहिए आपका पीरियोडिक टेबल। कि सर पीरियोडिक टेबल बता दीजिए। देखिए पीरियोडिक टेबल वैसे तो मुझे पूरा सेशन चाहिए बताने के लिए, लेकिन पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको आने चाहिए। आज मैं आपको S और P ब्लॉक पे ज्यादा फोकस करूंगा। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं एंड दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट, अटोमिक वेट्स, अटोमिक नंबर्स के हिसाब से। ये अटोमिक वेट्स नहीं, अटोमिक नंबर्स के हिसाब से ये अरेंज्ड होते हैं आपके। वैसे तो 4 ब्लॉक होते हैं, आज मैंने कहा जैसे कि मैं 2 ब्लॉक्स को डिस्कस करता हूं आपके साथ। एक हो गया आपका ये एक S ब्लॉक, ये हो गया आपका S ब्लॉक, और एक और ब्लॉक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है P ब्लॉक, जिसका नाम है P ब्लॉक। ये हो गया आपका P ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया आपका P ब्लॉक। तो देखिए S ब्लॉक की बात करूं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि सर ये आपका ग्रुप नंबर, ऐसे में जो ये होते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर 1, ये हो जाएगा आपका ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 2। बीच में आपके 3 से 12 तक आते हैं कहां पे, D ब्लॉक में। और P ब्लॉक में आपका स्टार्ट हो जाता है ग्रुप नंबर 13, देन आता है 14, देन आता है 15, 16,
17 एंड 18। तो ये होते हैं आपके ग्रुप के नंबर्स। क्या होते हैं? दीज आर योर ग्रुप नंबर्स। देखिए कैसे स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है बेटा आपका लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, फिर आ जाएगा आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो ये तो सबको आता होगा। हम बोलते हैं ये आपका क्या है? ये आपका पीरियड है, ये आपके ग्रुप हो गए। और ये आपके मतलब ग्रुप ऐसे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और ये जो है ये आपके क्या है? ये आपका n इक्वल्स टू 2, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपके पीरियड्स है। इनको हम बोलते हैं ये आपके पीरियड्स है। इनका एटॉमिक नंबर कैसे बोलते हैं? देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, ये हो गया आपका 1 और 2। यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हो गया आपके एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, फिर देखिए अगर आपको इतना याद है, फिर इसके आगे आप कैसे याद रखते हैं? आप बोलते हैं कि सर इसके आगे देखो हमें ऐसे याद है। फिर आप बोलते हैं लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, इस तरीके से। फिर आप बोलते हैं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। फिर आप बोलते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। फिर आप बोलते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, केमिस्ट्री सर गिव्स सीरियस प्रॉब्लम्स, पीबी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नहीं पढ़ते ऐसे सब भाई, नहीं पढ़ते ऐसे सब भाई। फिर आपको पता होगा मोस्ट फेमस उससे टेप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। देन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड एस्टेटी। फिर हीना, नीना यानी कि आर्गन, और क्रीना की जेरोक्स, रंगीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कुछ पीरियोडिक टेबल चलती है। इसमें आपको क्या याद रखना है बेसिक, कि ये 3 है, इसके बाद ये आता है आपका 11 प्लस 8 आप इसमें करते हैं। फिर आप इसमें प्लस 8 करते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 19। फिर प्लस आप इसमें 18 करते हैं, कितना आ जाएगा? 37। और फिर आप इसमें प्लस 18 करते हैं, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 55, हाँ 55 के बराबर आ जाएगा। और फिर प्लस आप इसमें 32 करते हैं, कितना आ जाएगा? 87 के बराबर, 87। और फिर क्या इसके आगे इस तरीके से बढ़ते रहिए, जैसे 11 हो गया, ये हो गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, पॉइंट देखिए आप इस टेबल में क्या अच्छे से सीखेंगे। मैं इसको ही डुप्लीकेट एक बार कर देता हूं। आप देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसमें हमारा काम क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, याद तो कर लेंगे, काम क्या है देखो, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना। देखिए ग्रुप नंबर जो 1 होता है, आपका जो एटम होता है, एटम, इनका जो एटम होता है ये कुछ इस तरीके से है। इसका जो एटम है वो कुछ इस तरीके से है। ये जो ग्रुप नंबर 1 है, हम बोलते हैं कि देखिए बीच में न्यूक्लियस है और इसके आउटर मोस्ट में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से मैं जाता हूं, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसको मैं बोलता हूं ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, ये एस ब्लॉक का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 1s1 है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? ये मेरा 2s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? ये 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें आउटर मोस्ट में कितने रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए यहां पे ये मेरा क्या है? इसके आउटर मोस्ट में कितने रहते हैं? वैसे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में बोलता हूं कि इसमें s2 तो आ ही गया, यानी ये s2 तो है ही, साथ में ये p1 कॉन्फ़िगरेशन है, s2 एंड p1। इसी तरीके से ये s2 एंड p2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये s2 एंड p3 कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज s2 एंड p4, दिस इज s2 एंड p5 एंड दिस इज s2 एंड p6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये सर बात आई, ये s और p है क्या चीज। तो पहले s और p को भी डिस्कस करते हैं। देखिए हम बोलेंगे कि अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मैंने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। और वहां हमने पढ़ा था क्या? वहां हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स। हमने वहां पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हमें पता था कि सपोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने क्या पढ़ा था? n+l रूल। कल ही आपको बताया था मैंने n+l रूल के बारे में। यानी कि आपको क्या करना पड़ता है? इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू लिखनी पड़ती है n+l रूल के हिसाब से। यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आप लिखेंगे 1s1 के बराबर, क्योंकि एक होता है। इसी तरीके से आपको अगर कार्बन का लिखना है तो देखिए 6 होता है, ये हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2 के बराबर।
अगर आपको सपोज सोडियम का लिखना है तो ये 11 होता है, ये हो जाएगा कितना 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 के बराबर। ये जो आखिरी होता है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका जैसे ये 2 सेकंड शेल है, कैसे ये सेकंड शेल है, इसमें देखिए थर्ड है आखिरी शेल, ये जो होते हैं यही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो कार्बन में कितने हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें कितने हो गए, इसमें आपका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें आपका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक बात। तो यानी कि अगर मैं कुछ और कंपाउंड लेता हूं, जैसे कि सपोज मैं ले लूं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन 17 होता है, तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 इसके देखिए कितने हैं, इसमें आपको लास्ट में ये आपको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। क्या आएंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। तो आप जनरली इनमें देखेंगे कि ये वाले जो होते हैं एस ब्लॉक वाले, इनको मैं बोलता हूं कि ये मेरे क्या है, ये मेरे मेटल्स है, ये मेरे क्या है, ये मेरे मेटल्स है। जनरली इनको बोला जाता है मेरे मेटल्स है। और इस साइड जो होते हैं मेरे लेफ्ट साइड, ये मेरे नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये मेरे नॉन मेटल्स होते हैं। बीच वाले हमारे मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, खैर हम उसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, ये जनरली अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए ये वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टेंस इन पे कैरेक्टर रहता है, तो इनको मैं बोलता हूं कि ये मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। कैसा है, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अब लेंगे। जैसे कि अभी मैंने क्लोरीन को देखा, तो यहाँ पे मैं क्लोरीन को बना के देखता हूँ, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं भाई, इसके आउटर मोस्ट में अभी मैंने देखा कितने हैं, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 है। तो इसे आउटर मोस्ट से फिल करने के लिए कितने चाहिए, इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट इसे करने वाला है, ये देखिए ग्रुप नंबर 1 इसको, जैसे कि क्लोरीन हुआ यानी कि ग्रुप 17, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। क्या करने वाला है, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। यानी कि अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 7 की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 7 की बात करता हूं, मैं अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 17 की बात करता हूं, तो देखिए ग्रुप 1 में हमारे कैसे आ गए, जैसे कि आपका हाइड्रोजन आ गया, और ये आपका हाइड्रोजन छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, सोडियम आ गया, सोडियम, और ये आ गया आपका क्या, Cl। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। वैसे ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं अभी एक इन्फॉर्मेशन कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। तो ये इस तरीके से NaCl टाइप का बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से सीजियम और यहाँ पे फ्लोरीन मान लीजिए, तो सीजियम फ्लोराइड टाइप का ऐसा कंपाउंड बनता है। देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 17 तो आसान लगता है, एक काम करते हैं कोई और ग्रुप लेके चलते हैं हम ग्रुप, हाँ जी, तो हम बात करते हैं कि हम ग्रुप 2 की, या फिर आप बोलो हम ग्रुप 1 की ही बात करते हैं, एंड ग्रुप 16 की बात करते हैं, एंड ग्रुप 16 की क्या होता है देखिए इनमें। ग्रुप 1 का कोई कंपाउंड ले लेते हैं, एक काम करते हैं हम लेते हैं Na ले लेते हैं, सोडियम, और यहां से ले लेते हैं क्या, यहां से ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो सोडियम के पास देखिए मुझे पता है आउटर मोस्ट में कितना है, सोडियम के आउटर मोस्ट में मुझे पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और इनके आउटर मोस्ट में कितने, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 6 हैं। यानी कि ये कुछ ऐसा है, इसके आउटर मोस्ट में 1 है, और इसके आउटर मोस्ट में 1 है, और इसके आउटर मोस्ट में 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब इसे कितने चाहिए होते हैं, अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा कहां से आएगा भाई, दूसरा अगर आप सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो दूसरा भी सोडियम से ही आएगा। यानी कि इनको बनाने का जो कंपाउंड होगा वो कैसे बनेगा, वो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा जिसका नाम होगा, आपके पास 2 Na है और 1 ऑक्सीजन है। क्या है, आपके पास 2 Na है और आपके पास 1 ऑक्सीजन है, यानी कि Na2O टाइप का कंपाउंड बनेगा। सही बात है। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो अच्छी बात, वरना मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि अगर आप बोलें कि ग्रुप 1 वाले जो हैं वो क्या करते हैं, देखिए ये जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, +1 वाले, और ग्रुप 2 क्या होते हैं, ये आपके जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। किसमें, +2 में। इसी तरीके से अगर मैं पीछे से बात करूं, यानी कि ग्रुप 17 वाले किस में रहते हैं, ये आपका -1 बात कीजिए आप। ग्रुप 16 वाले किस में, ये होते हैं आपके -2 में, और ग्रुप 15 वाले जो होते हैं ये जनरली आपके +5 में या फिर -3 आप लेके चलिए, ज्यादा, और +5 में भी होते हैं, -3 में भी होते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं। और आपके ग्रुप 14 के ये +4 में भी हो सकता है, -4, ग्रुप 14 को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और ग्रुप 13 ये आपके +3 में होते हैं।
यानी कि अगर आपको इन ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन से अगर आपको कुछ एलिमेंट्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, सपोज मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं कि आपने यहां से पॉजिटिव उठाया तो ग्रुप 3 का एक पॉजिटिव ले लो। क्या ले लो? ये आपने लिया एल्यूमिनियम और आपने बोला ये 3 पॉजिटिव बनाता है, जनरली मोस्ट कॉमन लिख रहा हूं। और क्लोरीन ले लेते हैं, एक क्लोरीन -1, ये -1 बनाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब हम इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि एक आप हमेशा याद रखेंगे कि चार्ज शुड बी सेम। क्या? चार्ज शुड बी सेम, चार्ज शुड बी सेम। यहां पे चार्जेस हमेशा सेम रहेंगे, यानी कि Al और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, Al हो जाएगा 1 और Cl हो जाएगा 3, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, वो हो जाएगा AlCl3 के जैसा। ठीक बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, समझ में आती है बात। ठीक है, तो पहला कंपाउंड तो हम बना ये हुआ। दूसरा कंपाउंड देखिए हम कैसा बनाएंगे। सपोज मैं बात करता हूं कि मुझे लेना है मैग्नीशियम मुझे पता है कैसा है, सेकंड ग्रुप का है, तो ये 2 पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और मैं देता हूं Cl, ये फिर से क्या, -1, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां और ये यहां, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Mg और Cl2, बिल्कुल ठीक बात। सपोज मेरा Mg 2+ और मेरा O 2- होता, तब क्या करते, तो ये यहां जाता और ये जहां जाता, ये कंपाउंड बनाता Mg2 और O2, Mg2 और O2। अब जनरली कंपाउंड का जब नंबर ऑफ चार्जेस उसमें सेम रहते हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, यानी कि जैसे कि आपका NaCl है, आप उसे Na1Cl1 थोड़ी लिखते हैं, ठीक है, तो Mg2O2 को भी ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको हम सिर्फ कैसे लिखेंगे, MgO लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम MgO के जैसा, क्या लिखेंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक बात है। इसी तरीके से बहुत सारे आप कर सकते हैं, आप कुछ मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सपोज आपको मिला नाइट्रोजन जनरली, और आपको मिला हाइड्रोजन +1 रहेगा, नाइट्रोजन -3 रहता है इसके साथ, तो ये यहां और ये यहां, यानी कि कैसे बनाएगा, एक NH3 टाइप का कंपाउंड बनेगा। कैसा? एक NH3 टाइप का कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था किसका, Na और O का, ये हो जाएगा Na+ और होता है O मेरा जनरली 2-, तो देखिए कैसे बनेगा, क्रिस क्रॉस करिए, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी Na2O के बराबर। ठीक है, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल आती है तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें बना सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि सर पीरियोडिक टेबल से हमें और क्या हेल्प मिलने वाली है, तो देखिए पीरियोडिक टेबल से और क्या हेल्प मिलेगी, आइए मैं आपको बताता हूं। आप पीरियोडिक टेबल में और क्या याद रखेंगे, एक जनरल अगर पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी है, अगर एक जनरल पीरियोडिक टेबल ऐसी है कुछ, तो फिर से देखो मैं आपको फिर से बताता हूं कि आपको इस पीरियोडिक टेबल में क्या याद रखना होगा। आपको ये याद रखना होगा, अगर ये पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी है तो आप मान के चलेंगे कि ये वाले साइड्स आपके मेटल्स ज्यादा होते हैं, और ये कैसे होते हैं मेटल्स, ये आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं। यहां आपके नॉन मेटल्स होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मेटल्स और नॉन मेटल्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेबल के एस ब्लॉक वाली साइड में आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव और यहाँ आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसीलिए नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और ये कैसे करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। कुछ इनके अगर आपको ट्रेंड्स मालूम है तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। जैसे कि एक अगर मैं रफली कुछ ऐसा बनाऊं, अगर मैं एक रफली आपको बोलूं कि पीरियोडिक टेबल मेरी कुछ अगर ऐसी नजर आती है, अगर मान के चलिए कि पीरियोडिक टेबल आपकी कुछ ऐसी है, यानी कि ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, तो मैं बोल के चलता हूं कि सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं रेडियस की, मैं बात करूं कि आपका एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वेरी करता है, तो मैं कहता हूं देखिए आपका ऊपर की साइड जो एटॉमिक रेडियस होता है, ये कुछ ऐसा अगर है, ऐसा अगर एक शेप लेके चलते हैं, तो आप अक्रॉस द पीरियड जब जाते हो तो आपका एटॉमिक रेडियस, ग्रुप 17 तक की बात कर रहा हूं, एटॉमिक रेडियस कुछ इस तरीके से डिक्रीज करता है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक रेडियस आपका क्या करता है, एक्चुअली वो इंक्रीज करता है। यानी कि इसको मैं बोलता हूं, जब मैं टेबल की तरफ जाता हूं, यानी कि ग्रुप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाता हूं, इसको कहते हैं अलोंग द पीरियड। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है अलोंग द पीरियड।
अलोंग द पीरियड, और ऊपर से नीचे आते हैं तो इसे बोला जाता है डाउन द ग्रुप, इसे बोला जाता है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है बेटे, ठीक है। अलोंग द पीरियड का में क्या होता है, देखिए आपको पहली चीज तो आपको याद रखनी होगी, और आप ऑब्जर्व कर भी सकते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्या होता है यहाँ पे? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, हेयर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यहाँ पे आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। और डाउन द ग्रुप में आप याद रखेंगे क्या, कि आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्या होता है? आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्या होता है? आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। दूसरी बात ये, एक कॉन्सेप्ट आता है किसका? आयनाइजेशन एनर्जी का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपने यहां से इलेक्ट्रॉन लिया और इसको आप कहां लेके गए? इनफाइनाइट पे लेके गए। इसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी, इसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए ये बड़ा साइज है, तो जो न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होगा, तो यानी कि, और यहां पे देखिए, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत टाइटली है न्यूक्लियस के साथ, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी आपको यहां पे ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो आप बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्या होती है यहां पे? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और ऊपर से नीचे आप देखेंगे बहुत बड़ा साइज हो रखा है, बहुत बड़ा साइज हो रखा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आपको कम लगानी पड़ती है। यहां पे अगर एक छोटा सा पॉइंट लिखाऊं तो मैं लिख लूंगा आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन टू एटम, इज गिवन टू द एटम, टू द एटम। आयनाइजेशन एनर्जी हम देते हैं। क्या करते हैं हम? एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी को हम जनरली देते हैं। तो ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। सही बात है। फिर तीसरा पॉइंट ये आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं तो क्या होगा? अरे भाई ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? इनको, इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूं तो ये स्टेबल बनते हैं। क्या? अगर ग्रुप 17 वालों को, यानी कि जो मेरे टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, अगर मैं उनको इलेक्ट्रॉन देता हूं तो वो स्टेबल बनते हैं। यानी कि अगर वो स्टेबल बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। यानी कि तो मैं बोलता हूं यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इंक्रीजेस। यानी कि आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी रिलीज हुई, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं। और आप ऊपर से नीचे आएंगे, आप ऊपर से आएंगे तो जनरल ट्रेंड में बता रहा हूं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ये जनरली मेरी डिक्रीज होती है। क्या होती है? ये जनरली मेरी डिक्रीज होती है। एक पॉइंट तो मैंने लिख ही दिया था, कौन सा पॉइंट था? एक पॉइंट तो मैंने और लिखा था ना यहाँ पे, कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। और यहां से ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्या करती है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक्स है आपके सामने कि ये, अगर आपको ट्रेंड मोर और लेस अगर याद है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूं कि एक पीरियोडिक टेबल में आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो कंपाउंड के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन, तो पीरियोडिक टेबल से ही आपको, आप थोड़ा बहुत ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर दूसरी बात बताते हैं कि ठीक है सर, समझ में आ गया कि आपके एलिमेंट्स में ये वेरिएशन रहता है, आपके कंपाउंड इनके कुछ इस तरीके से, आपके कंपाउंड इनके कुछ इस तरीके से बनते हैं। इन कंपाउंड्स का सर शेप क्या होता है? अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है कि इन कंपाउंड्स का शेप हम कैसे दिया जाए, कैसे बताएं कि इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यानी कि जो टॉपिक पढ़ते हैं हम, उसका नाम आता है कि इफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, तो उनका शेप या फिर उनकी ज्योमेट्री कैसे होती है, कि ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड्स, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड्स हम कैसे बताते हैं कि सर अगर कंपाउंड बना है तो उनका ज्योमेट्री कैसे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो फटाफट से देखिए एक चीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगर आपको इसमें एक चीज आती है, एक नंबर होता है जिसका नाम है स्टेरिक नंबर। मैं आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह तो बताना पड़ेगा, बट फिर भी सिर्फ स्टेरिक नंबर को देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। देखिए एक स्टेरिक नंबर का मतलब ये है कि स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो मैं इसमें हमेशा एक s इंक्लूड करूंगा और एक p इंक्लूड करूंगा, और मैं बोलूंगा मेरी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, ये मेरी sp। ठीक है, अगर मेरा स्टेरिक नंबर 3 है, अगर स्टेरिक नंबर मेरा कितना है, स्टेरिक नंबर मेरा 3 है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक s है और मेरे पास
2 p है, यानी कि ये मेरे पास sp2 है। और अगर मेरे पास स्टेरिक नंबर 4 है तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक s है और मेरे पास 3 p है, तो ये क्या है, ये एक sp3 टाइप का कंपाउंड है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपने क्लास में सीखा होगा, लेकिन मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि ये चीज आपने पढ़ी होगी। देखिए कैसे कैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास सिर्फ s और p है। देखिए कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा सपोज मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन, और वो हाइड्रोजन है। इसमें अगर आप एक ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है। कैसे बना सर, कैसे पता चला? देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपने बोला कार्बन के पास 1 2 3 4 कंपाउंड, कितने, 4 बॉन्ड्स। देखो देखो पीरियोडिक टेबल से पता चला ना कि इसके वैलेंस में कितने, इसके वैलेंस में कितने हैं। देखो कितना था, ये था 1s2 2s2 और 2p2, तो ये कितने हैं, ये 4 हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो कितने बॉन्ड बना सकता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। और अगर मैं बोलूं मेरे पास कंपाउंड है C2H2, तो कैसे आप इसे बोलेंगे, बोलेंगे देखिए सर कार्बन 1 2 3, तो एक ही कार्बन के साथ बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ। तो मैं कहता हूं एक चीज याद रखिएगा स्टेरिक नंबर में, आप स्टेरिक नंबर में एक चीज याद रखना पड़ेगा कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड, या फिर आर कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट, आर कंसिडर्ड एज सिग्मा ओनली, एज सिग्मा ओनली। यानी कि हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये सिर्फ एक सिग्मा ही है। क्या है, ये सब के सब एक सिग्मा के बराबर है। किसके बराबर है, एक सिग्मा के बराबर है। जो आपका स्टेरिक नंबर निकला है ना, ये आप कैसे निकलता है, ये नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से निकलता है कि आपके पास कितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से निकलता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से निकलता है। यानी कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है, या तो ये 1 + 1 हो जाए, लेकिन ये कभी होता नहीं है, तो ये 0 + 2 ही होना पड़ेगा। यानी कि इसका 0 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। यानी कि इस कार्बन की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, तो इसका स्टेरिक नंबर होता है क्या, 2 होता है इसका स्टेरिक नंबर। और अगर देखो शेप नजर आ गया होगा कैसा है, ये एक लीनियर ज्योमेट्री है और sp3 तो मैंने लिख ही दिया था। ठीक है, अब चीजें यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सपोज आपके पास स्टेरिक नंबर 3 है, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है कि आपके पास एक लोन पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए, और आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, और आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हो जाए। ऐसा कुछ है कॉम्बिनेशन? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलता है। लेकिन एक और कॉम्बिनेशन है कि आपके पास एक भी लोन पेयर नहीं है और आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, और आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो जाए। देखिए इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है क्या, BF3। क्या एग्जाम्पल मिलने को मिलता है, BF3, या फिर आप BH3 भी बोल सकते हैं। BF3 देखो क्या, या फिर आप AlCl3 बोल दिए। हमने आपको एक कंपाउंड बताया था ना AlCl3, हाँ वही कर लो AlCl3। क्या है, देखिए एल्यूमिनियम के बाहर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस में, और क्लोरीन को सिर्फ कितना चाहिए, क्लोरीन को चाहिए 1 2 और 3। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बनता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बनता है। इसको मैं बोलता हूं अगर मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसा है, ये मेरा ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि एक प्लेन में त्रिकोण जैसा बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, एक प्लेन में एक ट्राइंगल टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल जैसा आपको नजर आएगा, तो इट इज ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ढूंढने जाएंगे तो आपको क्या मिल सकता है, एक तो 4 + 0 का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, यानी कि आपके पास 4 बॉन्ड है। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं इसमें, क्या, जैसे हो गया CH4, ऐसे बनाएंगे CH4, कार्बन के पास 4 है, हाइड्रोजन को सिर्फ 1 चाहिए, तो इसको मैं बोलता हूं ये मेरा कैसा है, ये मेरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, दिस इज माय टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये क्या है, ऑब्वियसली sp3। लेकिन एक कॉम्बिनेशन और पॉसिबल है, कैसा, एक कॉम्बिनेशन और पॉसिबल है 3 + 1 का, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर हो जाए और 1 लोन पेयर हो जाए। यानी कि कैसा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 + 1 का कॉम्बिनेशन, 3 + 1 वाला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा NH3। देखिए बेटा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में आप देखेंगे, अब ध्यान से देखना कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में अगर मैं पीरियोडिक टेबल में फिर से जाऊं तो नाइट्रोजन वाला ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 15। और देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, तो ये है इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 2s2 और 2p3। 2p3 अगर मैं इसके साथ NH3 की बॉन्डिंग करता हूं तो 3 हाइड्रोजन तो इन p को पकड़ लेंगे, लेकिन s क्या रहेगा, s जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि एक पेयर के फॉर्म में रहेगा। S2 था ना, तो s एक पेयर के फॉर्म में रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो एक लोन पेयर है। क्या है, वो एक लोन पेयर है। तो s एक पेयर के फॉर्म में रहेगा, जिसे हम कहेंगे कि एक लोन पेयर है। तो इसका अभी भी क्या है, ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन जब लोन पेयर इन्वॉल्व होता है
तो वहां पे एक नया टर्म आता है जिसका नाम होता है शेप, जिसका नाम होता है शेप। जब भी लोन पेयर आएगा तो शेप की बात होगी। हम कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि देखिए इसको छुपा दीजिए, इलेक्ट्रॉन को छुपा दीजिए, तो आपको ये ऐसा नजर आता है, कुछ ऐसा ऐसा, यानी कि एक पिरामिडल जैसा, यानी कि जो पिरामिड की शेप होती है वैसा, यानी कि एक पिरामिडल शेप जैसा आपको कुछ नजर आएगा। ठीक बात है। आपका एक और कॉम्बिनेशन यहां पे पॉसिबल है, कैसा, एक 2+2 का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, यानी कि 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसका नाम है H2O यानी कि वाटर। एक बार देखिए H2O अगर मुझे बनाना है तो 16 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s2 और 2p4 हो जाएगा ना, 2s2 और 2p4। ऑक्सीजन को देखो अगर मैं बनाने की कोशिश करूं 2s2 और 2p4 तो देखना कैसे बनेगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। 2p4 बेटा कैसे बनाते हैं, देखिए 2s2 ये हो गया और 2p4 कुछ ऐसा हो गया, 1 2 3 और ये 4, तो ये भी लोन पेयर, लो भी ये लोन पेयर। हाइड्रोजन आया, इससे अटैच करेगा, हाइड्रोजन इससे अटैच करेगा, यानी कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, और बॉन्ड पेयर होते हैं कुछ ऐसे, यानी कि स्टेरिक नंबर अभी भी 4 है। शेप ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप देखिए ये अब कैसा हो चुका है, ये ऐसा शेप है, सिर्फ एक ऐसा शेप है, यानी कि ये एक बेंट शेप है। कैसा है, दिस इज अ बेंट शेप। कैसा है बेटा, ये एक बेंट शेप है, दिस इज अ बेंट शेप, बेंट है। समझ में आती है ये बात। अब आप बहुत सारे स्टेरिक नंबर से चीजों को ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेम कॉन्सेप्ट में, कि हम स्टेरिक नंबर 5 की हम बात करने किसकी, जब हम बात करेंगे स्टेरिक नंबर 5 की, जब हम बात करेंगे स्टेरिक नंबर 5 की, तो देखिए इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अब है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको 5+0 लिखना है। इसमें क्या होता है, अच्छा 5 को कैसे लिखोगे, S आया, P आया 3, अब P3 ही पॉसिबल है, उसके बाद आपको D लिखना ही पड़ेगा, S के बाद P एंड देन D। 5+0 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कैसा, पहला कॉम्बिनेशन जो है वो 5+0 का कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या 4+1 पॉसिबल है, बिल्कुल। तीसरा कॉम्बिनेशन 3+2 भी पॉसिबल है कि 3+2 हो जाए। और क्या पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, क्या 2+3 को पॉसिबल है, आइए सारे सारे देखेंगे एक एक करके, क्या 2+3 पॉसिबल है, चेक करते हैं सारे के सारे इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए 5+0 कहां पे बनता है, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका PCl5 का। किसका एग्जांपल है बेटा, ये एग्जांपल है PCl5 का एग्जांपल। अब फास्फोरस कौन से ग्रुप का है, फास्फोरस है नाइट्रोजन वाले ग्रुप का, यानी कि ये भी 2s2 यानी कि H2 और P3 है। लेकिन जब इसके सामने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, तो ये 5 बना सकता है। इसके बैलेंस में कितने, टोटल 5, तो 5 कुछ इस तरीके से रहते हैं, ऐसे रहते हैं कुछ 5, ठीक है, ऐसे सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे Cl हैं। इसका नाम है क्या, इसको हम बोलते हैं, ये मेरी ट्राइगोनल, यानी कि एक ट्राइगोन प्लेन में एक ट्राइगोन है अभी भी, यानी कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर है, प्लेनर है। प्लस प्लस आप देखिए ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, नीचे एक पिरामिड बन रहा है, प्लस यहाँ पे पिरामिडल भी है, प्लस यहाँ पे पिरामिडल भी है। तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। इसको शॉर्ट में TBP कहते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, शॉर्ट में कहते हैं इसको क्या, TBP वाली ज्योमेट्री, ठीक है। तो देखिए 4+1 का एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है SF4। क्या, SF4। देखिए SF4 सल्फर एक 16 ग्रुप का है, तो इसके आउटर मोस्ट में बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास फ्लोरीन है। अब इसमें याद रखेंगे कि इस वाली पोजीशन को मैं बोलता हूं ये मेरी क्या है, ये मेरी एक्सियल पोजीशन है, ये मेरी एक्सियल है, और ये कैसी है, ये मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ध्यान रखना एक्चुअल हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इक्वेटोरियल में क्या आते हैं, इक्वेटोरियल में हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको उसको ऐसे याद रखेंगे। तो सल्फर है, देखो कैसे होगा, सल्फर के पास लोन पेयर एक होगा और 4 बॉन्डिंग है। फ्लोरीन को सबसे पहले आपने एक्सियल पे रखा और लोन पेयर को आपने कहां पे रखा, यहाँ पे इस तरीके से रखा, आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से आया, ये हो गया आपका SF4 के एग्जाम्पल। अब देखिए इसे प्यास, इसका अभी भी क्या है, ज्योमेट्री तो इसकी क्या है, TBP है, लेकिन जहां पे लोन पेयर है मैंने आपको क्या बोला, वहां पे कौन सा वर्ड यूज होता है, वहां पे वर्ड होता है शेप का। तो शेप आप कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए इसका शेप है कि आप इसको छुपा दीजिए और ऐसा लगेगा, और ऐसे सीधा करके देखिए आपको लगेगा कि एक सीसॉ बन गया है। क्या बन गया है,
एक सी सौ बन गया है, एक झूला एक सी सौ बन गया है। बिल्कुल ठीक बात। अब देखिए ये भी पॉसिबल है सर, क्या ये भी पॉसिबल है कि मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर में? हाँ बिल्कुल, आप इसमें बना सकते हैं एक्सी O3 भी नहीं बना सकते हैं, XCF4 XCOF2 ऐसा कुछ कंपाउंड बना सकते हैं। चलिए एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड बना के देखते हैं XCOF2। कैसे बनाएंगे? हाँ देखिए, एक्सी के आउटर मोस्ट में आपको पता है कितने कितने होंगे? एक्सी के आउटर मोस्ट में बेटा आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से 2 बॉन्ड ये लेगा और 4 3 2 बॉन्ड आपके ये ले लेगा, यानी कि 3 बॉन्ड ही हुए कुल मिला के, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम सिंगल ही कंसिडर करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आप बोलेंगे सर फ्लोरीन ऊपर, अब फ्लोरीन ऊपर और एक लोन पेयर कुछ इस तरीके से, फिर आपका क्या आएगा? डबल बॉन्ड ओ कुछ ऐसा, 2 लोन पेयर आएंगे ना, तो 2 लोन पेयर आपके कुछ ऐसे, 2 लोन पेयर आपके कुछ ऐसे, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, और डबल बॉन्ड कुछ ऐसे। तो आपको कैसा नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि कैसा शेप है? ये लग रहा है कि टी बनाया है, तो आप बोलेंगे कि सर ये एक टी शेप्ड की ज्योमेट्री है। कैसी है? ये एक टी शेप्ड की ज्योमेट्री है। लास्ट में देखिए 2+3 अगर आप एक कॉम्बिनेशन बनाए तो हमारे कंपाउंड इसमें कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड जैसे कि ICl2 पॉजिटिव वाले कंपाउंड्स आप मान के चल सकते हैं, ICl2 माइनस वाले कंपाउंड्स आप लेके चल सकते हैं। या फिर एक और एग्जांपल देखो I3-, काफी इंटरेस्टिंग। I3-, कैसे लिखेंगे? देखिए I को बॉन्ड करने के लिए कितना चाहिए? I को बॉन्ड करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके साथ करेगा तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है कि I ऐसा करिए आप, ये हो जाएगा एक I और दूसरे I के साथ कॉम्बाइन करेगा इस तरीके से। अब देखिए 2 इसने बॉन्ड बना दिए, इसके पास कितने बचे? 7 में से 2 यूज हो गए, बचे 5। तो एक का तो बना लोन पेयर, दूसरे का बना लोन पेयर, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन भी लोन पेयर कुछ ऐसा बनाएंगे। तो कैसा शेप है? ये एक लीनियर शेप है। कैसा शेप है? ये एक लीनियर शेप है, लीनियर शेप। ठीक है, तो कंपाउंड का शेप आपको समझ में आया कि कैसा है? देखो कैसा है लीनियर, ये छुपा के देखो, ये छुपा के देखो, एक सीधी लाइन आपको नजर आएगी, दिस विल बी लीनियर शेप। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्टेरिक नंबर 5 की कहानी। आखिरी स्टेरिक नंबर देखते हैं जिसका नाम है स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 6 में देखो हम क्या करते हैं। स्टेरिक नंबर 6 में हम बोलते हैं कि आपके कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है? 6+0 प्लस आपका 5+1 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 4+2। क्या 3+3 पॉसिबल होता है इसमें? क्या 3+3 पॉसिबल होता है? नहीं, इसमें 3+3 पॉसिबल नहीं होता, अभी आपको बताते हैं कैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 5+1 और ये हो जाएगा 4+2, या फिर 3+3 आपको पढ़ना है भी नहीं। 6+0 का देखो क्या बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूँ क्या। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा sp3, ये तो 4 हो गए, फिर क्या बचा? D2, या फिर मैं इसको D2sp3 भी बोल देता हूँ, D2sp3। ये क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है बेटा एक SF6। पूरे के पूरे सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पूरे के पूरे फ्लोरीन उसको क्या करते हैं? ऑक्यूपाई कर देते हैं। इसका शेप काफी इंटरेस्टिंग बनता है, देखिएगा इसका शेप काफी इंटरेस्टिंग बनता है। देखो कुछ ऐसा कि बीच में रहता है सल्फर और ये हर जगह इसके पास फ्लोरीन कुछ इस तरीके से अटैच्ड रहते हैं, कुछ इस तरीके से फ्लोरीन इसके अराउंड अटैच्ड रहते हैं। ये सब के सब इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से रहते हैं, ऊपर और नीचे सारी डिस्टेंसेस इक्वल है। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि आपने क्या एक 8 साइड वाला कंपाउंड बना दिया है। क्या बना दिया है? ध्यान रखना, ये जो मैं अब बना रहा हूं वो बॉन्ड्स नहीं है, ये सिर्फ 8 साइड वाला। ऐसा लगता है कि 8 फेसेस वाला एक कंपाउंड है, 8 फेसेस, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम है ऑक्टाहेड्रॉन, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ये कैसी है? एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। फिर आया अगर 5+1 का केस, तो देखिए मैं इसमें क्या एग्जांपल देता हूं। मैं इसमें बोलता हूं कि ये मेरा एस नहीं, 5 बॉन्ड्स, हाँ ये हो जाएंगे मेरा XeO2F3, 1 2 3 4 5 6 नहीं, एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, ये हो जाएगा आपका XeOF4 टाइप का कंपाउंड। कैसे बनेगा देखिए,
आप इसमें क्या करेंगे, एक्सी को बीच में रखेंगे, एक्सी को बीच में रखेंगे, इसके आउटर मोस्ट में 8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो किससे ले लिया, ऑक्सीजन ने, और एफ लेगा आपके 4। इस तरीके से आपके पास अभी भी एक लोन पेयर का स्पेस है जो कि कुछ ऐसा आएगा, और आप इसको क्या बोलेंगे, कैसा शेप आपको नजर आ रहा है, लोन पेयर को नहीं देखेंगे, ऐसा लगेगा कि एक स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बन रखा है, दैट इज आप इसका शेप बोलेंगे, जहां पे लोन पेयर है वहां पे शेप की बात आएगी, ये एक स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा। कैसा, एक स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर 4+2 के बारे में 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, कैसा कंपाउंड, आप XeF4 में ही ऐसा कुछ देख सकते हैं। जैसे कि आपने Xe बनाया, ऊपर एक लोन पेयर आया, नीचे एक लोन पेयर आया, F4 कुछ मेरा इस तरीके से बना, F4 मेरा कुछ ऐसा बना, यानी कि इन दोनों शेप को आप छुपाएंगे तो आपको सिर्फ एक स्क्वायर बनेगा एक प्लेनर में। तो इसका शेप कैसा बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एक प्लेन में स्क्वायर है, यानी कि दिस इज स्क्वायर प्लेनर। क्या है ये, एक स्क्वायर प्लेनर शेप है। अब देखिए इसमें फर्दर भी पॉसिबल है, इसमें 3+3 भी पॉसिबल है, इसमें भी टी शेप आता है, इसमें भी लीनियर पॉसिबल है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है फिलहाल अपने बेसिक्स के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया बेटा, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने कंपाउंड का फॉर्मेशन देखा कि कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं। एक बार वो फॉर्म हो गए तो वो क्या शेप एक्वायर करेंगे, एक बार वो फॉर्म हो गए तो वो क्या शेप और एक्वायर करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक बचते हैं वो ट्रेंड्स के, तो हमने थोड़ा बहुत ट्रेंड एनालिसिस भी कर ही दिया है, हमने थोड़ा बहुत ट्रेंड एनालिसिस भी कर ही दिया है कि क्या क्या हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या क्या हमारे ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से अब अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं पीरियोडिसिटी या फिर केमिकल बॉन्डिंग, तो एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में रहेगा कि किस तरीके से आपका कनेक्शन होता है डिफरेंट चैप्टर्स के बीच में। आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें इसमें एक चीज हमेशा याद रखें कि कुछ भी आपके पास कंपाउंड दिया हो, हमेशा ट्राई कीजिए ड्यूरिंग प्रैक्टिस, हमेशा ट्राई कीजिए कि आप उसका पहले शेप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। देखिए ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है, सपोज मैं एक PCl5 कंपाउंड की बात करता हूं, अगर मैं बात करूं क्या, देखो आपको ऑर्गेनिक में भी हेल्प करेगा। अगर मैं PCl5 की बात करता हूं, किसकी, PCl5 की, देखिए PCl5 का मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया, PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, फास्फोरस का, यह है क्लोरीन, यह है क्लोरीन और यह है क्लोरीन, तो ये तो ट्राइगोनल है, कुछ ऐसा है ये ट्राइगोनल, और ऊपर आपके 2 क्लोरीन है, एक्सियल पोजीशन पे आपके 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। अब मैं आपको, जब ये TBP ज्योमेट्री होती है, ये जो होती है एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है एक्सियल की, बॉन्ड लेंथ जो होती है एक्सियल की बेटा वो ज्यादा होती है किससे, बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल की, इक्वेटोरियल की। अब आप केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट को, एक चीज को और ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट आपको जानते होंगे, आप जानते होंगे कि अगर सपोज ये एक सिंगल बॉन्ड है, अगर ये एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, ए मान लेता हूं, ए के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें जो एनर्जी लगती है इसे तोड़ने में, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ये x1 है, कितनी, x1, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे x1 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो डबल बॉन्ड आपका कुछ ऐसा होता है, BB मान लेते हैं, अच्छा सेम से कंपेयर करेंगे, कुछ ऐसा होता है डबल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है कम, और इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, मान के चलो ये x2 है। फिर मेरे पास कुछ कंपाउंड आया जिसमें A ट्रिपल बॉन्ड A, मान के चलिए अब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, ये x3 के बराबर है, कितनी है, ये x3 के बराबर है। तो इट इज वेरी क्लियर कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहां पे ज्यादा होगी, वो x3 में ज्यादा होती है, कहां पे होती है, वो x3 में, फिर x2 में और फिर x1 में, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ट्रिपल बॉन्ड में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। आपको एक और चीज यहां से देख के पता चलेगी, सिंगल बॉन्ड बहुत बड़ा होता है और इसीलिए बड़े बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे आता है, अगर मैं बोल रहा हूं कि बॉन्ड लेंथ एक्सियल की ज्यादा है इक्वेटोरियल से, तो मैं कहता हूं इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है एक्सियल की वो कम होगी किससे, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, इक्वेटोरियल से। ठीक बात, इसका मतलब अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करने जाऊं तो ये जो बॉन्ड होते हैं बेटा ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आपका कंपाउंड आता है PCl3 प्लस Cl2 गैस के बराबर। ठीक है, तो देखिए कैसे, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत वीक थे, आपने थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करी और ये आसानी से टूट गए। अब ये जो रिएक्शन है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी, इनऑर्गेनिक की एक रिएक्शन तो है ही, बट आपको पता चला कि आपको प्रोसीड किस तरीके से करना होता है, बोलो भाई, यानी कि और कैसे हेल्प होती है, देखिए आपको एक और हेल्प मिलती है कहां पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में। कहां पे हेल्प मिलती है,
आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हेल्प मिलती है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कैसे सर, क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि आपने HCl लिया, HCl, तो पहली बात तो आपको पता है कि क्या होगा, ये होगा H+ और ये होगा Cl-1, ठीक है। फिर आपने लिया सपोज, एक काम करते हैं और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, चलो पहले ये ले लेते हैं H+ और Cl- और आपने लिया NaOH, Na+ और OH-। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपके पास बेटा एक एसिड होता है और आपके पास एक बेस होता है, और आप इसका क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट कैसे बनता है, ये वाटर तो पहले निकल जाएगा, जहां से आपको केमिकल रिएक्शंस में आप याद रखेंगे कि अगर आपको पानी बनने की पॉसिबिलिटी है तो पानी निकाल दीजिए। 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पुश होते हैं कि अगर आपका वाटर निकल रहा है तो उसे निकाल दीजिए, आपकी पीपीटी बन रही है तो वो बना दीजिए, और अगर आपकी कोई भी गैस इवॉल्व होना चाहती है तो उसको इवॉल्व करवा दीजिए। ये 3 चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ ऐसी है तो पानी को तो पहले आप बाहर निकाल ही दो और फिर जो बचा उसे लिख दो। क्या बचा आपके पास बचा Na+ और आपके पास बचा Cl-, यानी कि ये क्या बन गया, आपका एक सॉल्ट बन गया। देखिए कैसे हेल्प करता है, देखो अगर मैं कुछ और लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं आपके पास H2SO4 है, आपके पास H2SO4 है, प्लस आपने NaOH बनाया, तो फिर से क्या करोगे, फिर से आप यहां से पहले क्या करोगे, पानी बाहर निकाल दोगे, H2 बाहर निकाल दीजिए। कहां से मिला आपको H2, ध्यान से देखिए, ये मिला आपको H2 यहां से मिला और O यहां से मिला था। ये कंपाउंड कैसे रहा होगा, देखिए H2 यानी कि ये 2+ है, देखा जाए H2 एक H पे प्लस, दो H पे 2+, तो ये SO4 निकलेगा क्या 2-, ये है Na+1 और आपका OH बाहर निकल गया, ठीक। इसका मतलब आपका कंपाउंड किससे बनेगा, Na+ से बनेगा और SO4 से बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, Na+, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप बोलेंगे सर ये एक्चुअली Na2SO4 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, Na2SO4 बनना चाहिए। उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक बात है भाई, अरे बोलो भाई, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है, ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो देखिए इसमें हमें एक चीज में और हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको प्रेसिपिटेशन करना है, क्या करना है, सपोज आपको प्रेसिपिटेशन करना है, तो फिर कैसे हेल्प करेगा, मैं आपसे कहूंगा कि देखिए आपके पास सपोज AgNO3 नाम का एक कंपाउंड होगा, क्या हुआ, AgNO3 नाम का कंपाउंड हुआ जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट के बारे में आप समय के साथ आपको इंफॉर्मेशन होती रहेगी, बेटा ये +1 होता है, ये NO3 -1 होता है, सिल्वर नाइट्रेट। अगर आप इसमें सपोज कुछ HCl टाइप का कंपाउंड डाल देते हैं, HCl टाइप का कंपाउंड डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। तो देखिए क्या होता है, यहां पे एक पीपीटी बनती है। क्या बनती है, एक पीपीटी बनती है। तो मैंने आपसे कहा पीपीटी, जहां पे भी पीपीटी फॉर्मेशन होगा वो रिएक्शन के लिए एक पुश होता है। क्या होता है, रिएक्शन के लिए एक पुश होता है। तो आपकी AgCl नाम की एक पीपीटी बन जाती है, प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 आपका सॉल्यूशन में ही रहता है। तो ये साइन है किसका, ये साइन है पीपीटी का, कि आपको यहां पे क्या बनती है, एक पीपीटी बनती है। सपोज आपके पास, आपको अगर एक कंपाउंड बनाने के लिए बोला जाए कि मैं आपको बोलूं कि आपको बेरियम सल्फेट बनाना है, क्या बनाना है, आपको बनाना है बेरियम सल्फेट, तो आप कैसे बनाएंगे, बेरियम सल्फेट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आप बोलेंगे कि सर देखिए बेरियम होता है Ba और सल्फेट होता है SO4। तो अभी हमने देखा कि सल्फेट वाले कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं, Na2SO4 H2SO4, यानी कि इस पे चार्ज होता है 2-, और बेरियम पे कितना होता है भाई, कौन से ग्रुप का है, बेरियम है आपके 2+ ग्रुप का। तो क्या लिखेंगे आप इसे, मैंने कहा था वैसे तो ये Ba2,4SO4,3 है, लेकिन मैं इसे लिखता हूं सिर्फ BaSO4 के जैसे, ठीक है। कैसे लिखूंगा, BaSO4। जैसे आपको अगर एक और एग्जांपल दूं कि आपको एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आप कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे सर एल्यूमिनियम होता है मेरे पास 3+ और सल्फेट होता है मेरे पास SO4 2-। तो क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस फिर से, तो यानी कि कंपाउंड कुछ ऐसे बनेगा Al2 और ये हो जाएगा आपके पास SO4 होल थ्राइस। तो इस टाइप के कंपाउंड आपके बनेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट के, और ये हो जाएंगे बेरियम सल्फेट के। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल में कुछ पोजीशंस आती हैं तो आप इजीली काम कर सकते हैं। देखो हेल्प कैसे मिलेगी, मैं आपको कुछ कॉमन कैटायंस और एनायंस बता देता हूं। कॉमन कैटायंस एंड एनायंस कैसे बनते हैं, आप फिर अपने हिसाब से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, ये आपका आखिरी टॉपिक हो जाएगा। जैसे सोडियम आपका सोडियम प्लस के फॉर्म में रहता है,
Mg आपका Mg2+ के फॉर्म में रहता है, एल्यूमिनियम आपका क्या रहता है 3+ रहता है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव वालों की बात करते हैं। क्लोराइड ऐसे रहता है, O2- ऐसे रहता है। फिर देखिए आपके कुछ कंपाउंड्स, इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स आपके पास, जैसे कि सल्फेट SO4 2- रहता है, नाइट्रेट NO3- रहता है, फॉस्फेट PO4 3- रहता है। काफी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और इसमें बेरियम जैसे मैंने भी किया था, बेरियम 2+, सिल्वर Ag+ के फॉर्म में रहता है। और क्या करें, कॉपर दोनों ही रहता है। कॉपर आपका +1 भी रहता है, +2 भी रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कॉपर आपका +1 भी है और कॉपर आपका 2+ भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी। एसीटेट CH3COO-, क्या नाम है इसका, नाम है बेटा एसीटेट, एसिटिक एसिड वाला एसीटेट। और आपका ऑक्सिलेट भी हो जाएगा COO- एंड COO-, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सिलेट, ये हो जाएगा ऑक्सिलेट। कार्बोनेट CO3 2-, कार्बोनेट, ये हो जाएगा आपका कार्बोनेट। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपसे अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना है, आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो क्या फॉर्मूला आप लेंगे उसका, सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला लेंगे? आप बोलेंगे देखिए सर, सोडियम तो हो गया हमारे पास Na+, सोडियम तो हो गया आपके पास Na+, और कार्बोनेट हो गया CO3 2- के फॉर्म में ये रहता है। तो फिर से क्या बन जाएगा, बस क्रिस क्रॉस कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बन गया क्या, Na2CO3 के बराबर, क्या Na2CO3 के बराबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आती होगी बात। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो फाइनली मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं कि आप मुझे उन एग्जांपल्स में बताना, मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप मुझे बताना कि उस कंपाउंड्स का मैं आपको नाम लिख के दूंगा और आप उसका फॉर्मूला बताना। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट एक्सरसाइज अपन करते हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं, आइए मेरे साथ साथ इनके नाम लिखिए। क्या है, सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट, क्या बोला, देखिए कैल्शियम ग्रुप 2 का है, तो बेटा ये हो जाएगा Ca2+, और सल्फेट होता है आपका SO4 2-, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CaSO4 के बराबर, कितना, CaSO4। तो कितने लोगों ने सही किया, बताओ जल्दी जल्दी, कितने लोगों ने सही किया। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हो गया आपका Na+ और नाइट्रेट हो गया आपका NO3-, तो क्या लेगा, ये हो जाएगा NaNO3 के बराबर, कितना, NaNO3 के बराबर। कैल्शियम फॉस्फेट, ये हो जाएगा आपका Ca2+, और फॉस्फेट होता है बेटा कितना, PO4 3-, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Ca3PO4, हाँ Ca3PO4 और होल ट्वाइस कुछ ऐसा। ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में हमारा कॉपर Cu2+ होता है, सल्फेट होता है SO4 2-, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CuSO4 के बराबर। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट HCO3- को बोलते हैं, किसको, HC3O- को बोलते हैं। और सोडियम हो जाएगा मेरा Na+, क्या बनेगा कंपाउंड, इट विल बी NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट होता तो क्या बनता भाई, अगर सोडियम कार्बोनेट होता तो क्या बनता, चलिए यहीं पे कर लेते हैं एक एग्जांपल और। अगर मुझे बनाना होता सोडियम कार्बोनेट तो कैसे बनता, सोडियम कार्बोनेट बनता तो कैसे बनता, ये हो जाता Na+ और ये हो जाता CO3 2-, दैट इज कितना, Na2CO3, क्या बनता बेटा, Na2CO3। फिर देखिए हमारे पास है सोडियम और फॉस्फेट, सोडियम है मेरे पास Na+ और फॉस्फेट है मेरे पास क्या, PO4 3-, यानी कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास Na3PO4, तो बन गया आपका सोडियम फॉस्फेट भी। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो भी कंपाउंड, कभी भी कोई भी आप मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहे हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, आपको कभी कंपाउंड के नाम मिलते हैं तो फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी अगर नाम बताऊं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी नाम बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बोला सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, या फिर मैंने आपसे कहा सोडियम एसीटेट, देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, देखिए सोडियम हुआ Na+ और ऑक्सिलेट हो गया CH3COO-, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3COO Na। ठीक है, तो ऑक्सिलेट जैसे फॉर्मेट हो गया, HCOO- को हम फॉर्मेट बोलते हैं। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि करना कैसे है। ठीक है, जैसे अगर मैं सोडियम ऑक्सिलेट की बात करूं कि सोडियम ऑक्सिलेट कैसे होता है, क्या बनाएंगे आप, सोडियम ऑक्सिलेट कैसे बनाएंगे, आप बोलेंगे सर देखिए ऑक्सिलेट कैसा है, COO-CH3 COO- और ये हो जाएगा COO-, तो इसके साथ भी एक Na+ चाहिए और इसके साथ भी एक Na+ चाहिए। तो ये है आपका सोडियम ऑक्सिलेट का फॉर्मूला।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका सोडियम ऑक्सीडेट का फॉर्मूला। जैसे अगर आपको इसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं Na2C2O4, Na2C2O4, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम ऑक्सीडेट। तो ये बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है आपके बारे में। आपको क्या प्रैक्टिस करना है, अब आपको जो कंपाउंड देखेगा उसका पहले नाम लिखेंगे, इस तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन से ब्लॉक का है, कहां पे वो लाई कर रहा है, और उसका शेप अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया। यानी कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे बताना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ, किसका बताना है। देखिए आप दो कंपाउंड्स का बता के मुझे कमेंट में बता दीजिए। एक है मेरे पास कंपाउंड जिसका नाम है XeO4 और दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम है मेरे पास XeO2F2। ये दो कंपाउंड्स का आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को बेटा अब करते हैं एंड, इसी के साथ इस सेशन को करते हैं अपन एंड। आपको इस सेशन में देखो, मैंने क्या फिर से एक चीज रिपीट कर दूं, अगर आप इसमें एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं। इस सेशन के बाद आपको पता होगा कि अपन एक एनसीईआरटी एम्पलीफायर का कोर्स भी लेके आ रहे हैं आपके लिए। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी सर समझ में नहीं आती, उसकी लाइंस का क्या मतलब है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आप ट्यून रहेगी उसके लिए भी, एनसीईआरटी एम्पलीफायर कोर्स के लिए। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या और चाहिए हमारी तरफ से, हाउ कैन वी हेल्प यू, और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।